नून लीग कौमी असम्बली की तमाम 6 और पंजाब असम्बली की 7 में 6 सीटों पर कामयाब होगी। जनाब ज़िमनी इंतखाबों को मुबारक हो। और इसके ऊपर अब मुख्तलिफ तज्ज़िये हो सकते हैं, वो भी करेंगे। आज मेरे पास दो खबरें हैं। एक तो ये कि ये इलेक्शन का रिजल्ट जिसको हुकूमत अपनी बहुत बड़ी परफॉर्मेंस बता रही है, साथ IMF का भी खाता खुला हुआ जिसके अंदर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में करप्शन और बैड गवर्नेंस जो अपने अरूज पर पहुंच गई है। तो ये बातें समझ नहीं आई कि अगर गवर्नेंस की वजह से इतनी वोट पड़ गए हैं इस गवर्नमेंट को, तो फिर IMF जो इसी गवर्नमेंट की करप्शन और बैड गवर्नेंस को रो रहा है उसको किस खाते में रखेंगे। लेकिन सबसे पहले एक इंटरप्रिटेशन इस इलेक्शन को देखने की ये भी है, इनमें दो बड़े इंपॉर्टेंट हल्के थे वैसे तो, जो मियां अजहर साहब का भाई हल्का है, जैसे हमाद अजहर साहब की जगह उनका कज़न खड़ा हुआ। वैसे तो पूरी मौरूसियत छाई हुई है इस तमाम इलेक्शन में। PPA 116 फैसलाबाद में राना साहब के दामाद जो हैं वो जीते हैं। NH 96 फैसलाबाद से वज़ीर मुमलिकत जो है तलाल चौधरी, उनके भाई बिलाल चौधरी को जितवाया गया, यानी कि उनको खड़ा किया गया, वो जीते। NA 18 हरीपुर से जो है उमर अयूब साहब, उन्होंने और किसी पर ट्रस्ट नहीं किया, उन्होंने अपनी वाइफ पे ट्रस्ट किया, वो हार गई। खैर PP 87 मियाँ वाली में साबिक MP कर्नल नसीब नियाजी के भतीजे NA 104 फैसलाबाद में साबिक वज़ीर राजा रियाज की, इस तरह वाकई वज़ीर तारड़ के भाई बिलाल तारड़ जो है वो पहले बिला मुकाबला। तो मारूसी तो खैर अवाम ने एक्सेप्ट किया, उस पर क्या बात करें। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके रिजल्ट के ऊपर जो मरीम नवाज साहिबा ने गुफ्तगू फरमाई है वो ज़रा सुन लेते हैं। उसको उन्होंने किस तरह इंटरप्रेट किया है। ये भी एक अंदाज़ है इंटरप्रेट करने का, और कुछ और अंदाज भी हो सकता है, लेकिन एक अंदाज ये ज़रा सुन लें। ये एक बाई इलेक्शन नहीं था, एक रेफरेंडम था जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था। आज ना फैज हमीद है ना वो इमरान दान जजेस हैं, आवाजें दे रहे हैं उनको कि जो छोड़ के चले गए हैं। इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया गया, ये अब ड्रामा है, रो रहे हैं। रोना इनकी पुरानी आदत है। बयानियों से मुल्क तरक्की नहीं करता, बयानिए के पीछे कोई परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। सबसे बड़ा बदला ये कि आप काम करके इनको तारीख की कूड़ेदान में फेंके। हरीपुर हजारा में मुस्लिम लीग नून ने घुस के उनके घर में उनको मारा, उनके घर में कैदी नंबर 804 को शिकस्त दी है। कब तक कैदी नंबर 804 के बातों से लोगों के पेट भरेंगे? नवाज शरीफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा था, ये गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे थे। और आज गैर मुल्की पब्लिकेशन जिक्री पाकिस्तान जो है उस वक्त जादू टोने पे चलता था। जब आप दहशतगर्दों की लिस्ट में अपना नाम शामिल कराएंगे, जब आप मिलिटेंसी को इख्तियार करेंगे, तो आपको अपने आप को सियासी जमात कहलाने का कोई हक नहीं है। बहुत वार्म वेलकम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, शौकत यूसुफजई साहब और मजहर अब्बास साहब। शौकत यूसुफजई साहब, ये जो बड़ी बदतरीन हार हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन ज़िमनी इलेक्शन के अंदर, इसकी वजूहात आप क्या बयान करते हैं? आप एग्री करेंगे मरीम नवाज साहिबा से कि वो पॉपुलर हो चुकी है अपनी गवर्नेंस की वजह से, इनकी हुकूमत जो है, या और साथ उन्होंने ये भी कहा अगर जनरल फैज़ आपके साथ होते आप जीत जाते। घर में घुसकर 804 नंबर कैदी को मारा है, और क्योंकि मुल्क जादू टोने पर नहीं चल रहा इसलिए आप लोग हार गए। किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे सर आप इस क्रिटिसिज्म को? शौकत साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, एक CM के, और वो भी जो जाली फॉर्म 47 के ज़रिए CM बनी हो, उसके मुंह से इस तरह के अल्फाज अच्छे नहीं लगते हैं। ज़रा महज़बाना अंदाज में गुफ्तगू कर लेती तो ठीक है। देखें, एक तो पहली बात ये कि हमने बहुत सारे जगहों पे हमने इलेक्शन नहीं लड़ा, ऐसे 2 जगहों पे इलेक्शन लड़ा, और वो भी आपने देखा कि जिस तरीके से धांधली हुई, जिस तरीके से फॉर्म 45 का रिज़ल्ट ही नहीं माना जा रहा, वो आज भी हमारे साथ मौजूद है। फॉर्म 45 उसका रिज़ल्ट कोई मान ही नहीं रहा है। उसके मुताबिक तो अभी भी 28,000 वोटों से जो शहनाज शौकत भाई, ये बाबर नवाज जो जीते हैं, ये तो पहले भी उन्होंने 2013 में हराया था उमर अयूब साहब को। कोई ऐसे नॉन एंटिटी नहीं है ये। हो सकता है आपका वोटर बददिल होकर निकला ही ना हो बाहर। नहीं, मैं उसके जी नहीं, बिल्कुल ऐसे, ये बिल्कुल गलत बात है। जो भी रिज़ल्ट आ रहा था उसके मुताबिक जो है अचानक जो है TV के ऊपर रिज़ल्ट चेंज होने लगा, और लोग बड़े हैरान हुए कि फॉर्म 45 के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उस पर तो 25,000 से ज़्यादा थे शहनाज से। और उसके बाद जब एकदम अचानक ट्यून हुआ और वो जो टर्न हुआ रिज़ल्ट, बड़े हैरत की बात है। लेकिन हमें पता था कि सब कुछ होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और ये सारे मिले हुए लोग हैं ना। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि इस मुल्क का सिस्टम तबाह होकर रह गया। बस अभी कोई एतमाद नहीं रहा, न सिस्टम के ऊपर, न आवाम का वोट को इज़्ज़त दो। कौन से वोट को इज़्ज़त देना है आपने? 90 सीटें आपने पहले छीनी, कुछ उसके कोई 24 नवंबर को फरवरी को छीनी, फिर उसके बाद अभी ये जो ज़मीनी इलेक्शन में अगर 2 नशिस्तें PTI ले भी लेती तो क्या होता। लेकिन इन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया है। ये कौन सा इन्होंने तीर मारा है? मुझे बताएं, PMLN की परफॉर्मेंस क्या रही है? 503 अरब रुपए तो अभी गबन हो गए हैं, और कर्जा कहाँ पे चढ़ा दिया इन्होंने? 80,000 अरब तक तो कर्जा पहुंचा दिया है।
वो कर्जा कहाँ गया? हम तो ये मुतालबा तो करेंगे शौकत कि भाई जो फिर ये कर्जा बताया ना कि जिस शाबाशी जगह आप हुकूमत लोग ने नहीं लिया भी है, खड़े हुए थे, आपने बाइकआउट किया इलेक्शन का 2 सीटों के अलावा, फिर ये वहां से कैसे जीत गए? ये फैसलाबाद से कैसे जीत गए? ये लाहौर से कैसे जीत गए? ये कैसे जीत गए? अगर ये पॉपुलर नहीं है तो फिर कैसे जीत गए? आप थोड़ा क्रेडिट देंगे शायद आपके वोटर, ये नहीं कि आपके वोटर इस दुनिया में नहीं रहे या आपके वोटर नहीं हो सकता, आपके वोटर बहुत हों, इससे ज्यादा हो, लेकिन वो इतने बददिल हो गए हों जो आप फरमा रहे हैं सिस्टम पे बिलीव नहीं, इलेक्शन पे बिलीव नहीं, लीडर अंदर बंद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार हो सकता है, वो निकले ही ना हो और इनके वोटर निकलाए हो, ये भी तो हो सकता है ना सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिन हलकों पे हमने इलेक्शन ही नहीं लड़ा है तो जाहिर है अपोजिशन तो पीटीआई है ना इस वक्त। जी जी। बाकी तो सारा मैनेज चीज़ें हैं। मैं नहीं समझता कि ये इनको कोई वोट पड़ा है। देखिए, जाहिर है मैदान खाली था, जब खाली मैदान में तो आप किसी को भी दौड़ाए वो भी घोड़ा बन जाता है। लेकिन बहरहाल मैं अगेन ये कहूँगा कि सिलेक्शन ही हो इससे नोटिफिकेशन हो जाता ना तो लोगों को इतनी तकलीफ ना होती, आवाम को तकलीफ ना होती। अच्छा। इलेक्शन कराने का कोई फ़ायदा नहीं था, यही कराना था तो नोटिफिकेशन करा लेते। हमें पहले से ही पता था रिजल्ट का कि ये इस तरह करेंगे और इसीलिए खान साहब ने कहा था कि हम बाइकाट करेंगे। और आपको नहीं लगता कि इमरान साहब जो है उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई है मरियम नवाज के मुकाबले में, शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में, इसलिए आप मैं चैलेंज करता हूँ कि इमरान खान को छोड़े, मरियम नवाज साहिबा भी सीएम है, इन्होंने बड़े दावे करती हैं। मैं चैलेंज करता हूँ कि ये किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ ले और हमारे एक आम वर्कर खड़ा होगा। मैं चैलेंज करता हूँ, ये अपने पसंद कर ले लाहौर की कोई सी भी सीट। ये देखिए, पॉपुलैरिटी इस तरह कम नहीं होती है। या तो देखे ना कि इन्होंने दूध और शहद की नहरें बहाई होती, या तो आवाम को कोई रिलीफ मिलता, कोई आटा सस्ता होता, घी सस्ता होता, पेट्रोल सस्ता होता, बिजली सस्ती होती, तो फिर तो मैं मान सकता था, फिर हम कह भी सकते थे। इस वक्त तो देखे ना 503 अरब का गबन अभी ये निकल आया, ये तो मामूली है। अभी तो और चीज़ें खुलने वाली हैं। और फिर इसके बाद जो आईएमएफ से इन्होंने कर्जे लिए हैं, भरमार कर दिए इस मुल्क के ऊपर। सर इस पे आते हैं, अभी आईएमएफ की स्टोरी पे आते हैं शौकत भाई, आईएमएफ की स्टोरी पे आते हैं, अलग मौजूद है, मैं अभी आऊंगा। पहले मैं जरा इलेक्शन वाला मामला निपटा लूं, उसके बाद मैं इस पे आता हूं। सदिक भाई, मैं अगर आपसे मैं चाहता हूं कि आप पूरा सुन लें जरा ऑपोजिट व्यू, फिर मैं इकट्ठा आपसे अगर आप इजाजत दें व्यू ले लूँ। मदर साहब से अगर मैं उनका ओपिनियन ले लूँ, क्योंकि मदर साहब ऑलवेज ये कहा करते थे कि इलेक्शन पैमाना है। मदरबाज साहब अगर आप पहले कर ले रायजनी, उसके बाद सदिक साहब दोनों को रिस्पॉन्ड कर देंगे इकट्ठे ही। आप कह रहे थे कि इलेक्शन पैमाना है, आप कह रहे थे लोकल बॉडी इलेक्शन करवा लिया जाए तो चल जाएगा पता। मैं अक्सर आपसे पूछता था कि पंजाब में मरीम नवाज साहिबा नून लीग दावे कर रही है कि वो पॉपुलर हो गए, वो इमरान खान की जगह ले रहे हैं। अब ये एक इलेक्शन का सैंपल हमारे सामने आया है जिसके अंदर नून लीग ने जो है वो कोई एक भी सीट नहीं और हारी कौमी असम्बली की, और 7 में से 6 वो जीत गए हैं उसके अंदर जो आपकी है सूबाई असम्बली की सीट। तो इसको सर आप किस तरह देखते हैं? आप समझते हैं कि इमरान खान के या तो वोटर बददिल हुए हैं या इमरान खान का बयानिया जो है वो मरियम नवाज ने उसको लीड कर रही है, अपनी परफॉर्मेंस के जरिए बयानिया को रिप्लेस कर दिया उन्होंने? योर टेक सर। देखिए, मेरा ख्याल है कामरान, पहली चीज़ ये कि बिल्कुल मैं अब भी यकीन रखता हूँ कि इलेक्शन पैमाना होता है किसी की भी मकबूलियत को जांचने का। ठीक है। अब यहाँ मसला ये है कि यहाँ जो पीटीआई ने तो इस इलेक्शन का बॉयकॉट किया हुआ था माँ से वाई, और ये पीटीआई का कन्फ्यूजन और पीटीआई की इस पॉलिसी को मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब पॉलिसी थी, 2 वजह से। इलेक्शन कमीशन पे उनके रिजर्वेशंस हैं वेल एंड गुड, उनको ये खदशा था कि जो धांधली होगी और इलेक्शन धांधली दुदा होंगे, वो भी समझ में बात आती है, उनका मौक़िफ़ ये है। लेकिन फिर 2 सीटों पे क्यों इलेक्शन लड़ रहे थे? फिर वो 2 सीटों पे क्यों? बिल्कुल सही पॉइंट है। ये जो एक कन्फ्यूजन, ये जो एक कन्फ्यूजन है ना पीटीआई का, इससे पीटीआई को ऑर्गेनाइजेशनली बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन जो मरियम नवाज साहिबा का मैं बयान सुन रहा था, आपके ये रेफरेंडम है, 13 सीटें पंजाब की, रेफरेंडम कैसे हो सकता है 13 सीटें? दूसरी, हाँ, अगर वो पंजाब असेंबली की 7 थी सर और एनए की 6 थी, हाँ वो मिला के अगर आप देखें तो मैं ये जी, तो यही मैं कह रहा हूँ ना। तो असल चीज़ ये है कि बिल्कुल मुस्लिम लीग को एक ज़रूर उनको एक बूस्ट मिला होगा और उनके लोगों को बूस्ट मिला होगा। तो लेकिन अगर वो इस मौके पे लोकल बॉडीज इलेक्शंस अगर होते हैं, अगले साल होते हैं, इस साल तो खैर नहीं होते, लेकिन अगर अगले साल मिड ईयर में भी हो जाते हैं इलेक्शन, वो चूंकि उसका कैनवस बहुत बड़ा होगा और उस वजह से वो जो इलेक्शन है वो एक बड़ा पैमाना बनेगा।
कि अगर हाँ आप प्रूव करते हैं, और मुस्लिम लीग नून जो है ज़ाहिर है एक बड़ी जमात है और पंजाब में उसके बड़े रूट्स रहे हैं मुस्लिम लीग के, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या वजह है कि चलें इन इलेक्शंस को थोड़ा सा एक साइड में रखकर हम देखें, क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समझती है कि उनकी पॉपुलैरिटी इरोड हुई है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ इरोड हुआ है? नहीं समझते तो ये अपने पीपल्स पार्टी का तो खैर हमें नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में जो है तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट हो गई है, चंद एक सीटें छोड़ कर। लेकिन मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर है एक अपना कमबैक भी करना चाहती है, अपनी उस पोजीशन को रीगेन भी करना चाहती है, लेकिन इसको हम उस पैमाने पे नहीं, इसलिए कि अगर पीटीआई फुल फ्लैश तरीके से उनके सामने खड़ी होती, देखिए ना, एक तरफ मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट है और एक तरफ आज़ाद उम्मीदवार है, चाहे बैक बाय पीटीआई हो, तो इसका मतलब है ये फुल फ्लैश एक्सरसाइज इसको हम नहीं कह सकते। फुल फ्लैश एक्सरसाइज होगी अगर फुल फोर्स में आप देखें। पहली चीज़ ये कि हाँ, अगर पीटीआई अपनी फुल फोर्स में इलेक्शन लड़ रही होती और उनको मुस्लिम लीग नून शिकस्त देती, तो ये यकीनी तौर पे खुद, और ये पार्टी के अपने उसके लिए होता है, ये किसी और के लिए नहीं। मैं एज एन आउटसाइडर चीज़ों को देखने का अंदाज़ मेरा मुख्तलिफ होगा, मुसद्दिक मलिक का या शौकत यूसुफजई का मुख्तलिफ होगा, लेकिन मैं एज एन आउटसाइडर ये मैं समझता हूँ कि किसी भी पार्टी के इलेक्शन को जांचने का वह है कि उसका ओपोनेंट को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी हो जितनी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली हुई है। ठीक, उसके बाद अगर आप किसी को शिकस्त देते हैं तो वो चीज़ ये होती है, जैसे हरीपुर है, अब हरीपुर का जो वो था उसमें पीटीआई को अपनी सेल्फ असेसमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि पीटीआई बहरहाल उस इलेक्शन में पीटीआई मौजूद थी और गवर्नमेंट भी कैंपेन कर रहे थे, उनकी गवर्नमेंट भी उन्हीं की थी, तो वहाँ उस सीट को आप कह सकते हैं कि उस सीट को पीटीआई पहले भी हराई है इन्होंने, उमर अयूब को 2013 में इसी शख्सियत बाबर नवाज साहब ने। हाँ, तो मेरा देखने का, खैर इलेक्शंस को देखने का यह वो है, बाकी जो है हमारे मुस्लिम लीग और पीटीआई के लोगों के अपने व्यूज़ होंगे, विजाय रिस्पेक्ट। ठीक, बिल्कुल ठीक है सर, आपका ये पॉइंट आ गया। और आप इसको एग्री नहीं करते मरियम साहिबा से, वो जो कह रही हैं कि 804 कैदी को घर में घुस के मारा, पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं कि ये 11 सीटें पैमाना नहीं है, ठीक है ना सर? ये आपका मौक़िफ़ है ना? उनके देखिए मैं फिर वही समझ रहा हूँ कि ज़ाहिर मरियम नवाज साहिबा ने अपनी पार्टी को बूस्ट देने के लिए बात की, अपने लोगों को बूस्ट देने की वो थी, लेकिन उसका अगर ये होता, आज वो ऐलान करती कि हम लोकल बॉडीज़ के लिए तैयार हैं, और लोकल बॉडीज इलेक्शन वो उसकी, अब वहाँ क्या क्राइटेरिया तय किया जा रहा है कि वहाँ गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात की बात की जा रही है? क्यों एक जमात गैर जमाती इंतखाबात की बात कैसे अगर इतनी पॉपुलर है तो? ठीक, अगर इतनी पॉपुलर आप कहें जमाती बुनियादों पर, आपका पॉइंट आ गया। और उसके बाद अभी आपने काफी सवाल भी दे दिए मुसद्दिक साहब के लिए, आप दोनों हजरात ने, मैं जरा बारी बारी पूछ लूँ। सदिक साहब, एक तो आपका अपना ओवरऑल एनालिसिस क्या है इन इंतखाबात के ऊपर, और आपको लगता है कि मरियम नवाज साहिबा ने कुछ ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया कि जनरल फैज़ के बगैर नहीं जी सकती पीटीआई, घर में घुसकर मार दिया, जादू टोने पर नहीं चल रहा मुल्क, इसलिए हम परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए लोगों ने वोट दिए? आपके तो मुकाबले में कोई बंदा ही कोई नहीं था, वो जो दो थे भी वो भी बस ऐसे ही थे। देखिए 13 सीट्स पे इलेक्शन हुआ है जिस पे हम जीते हैं, अब आप इसको जैसे मर्ज़ी देख लें। इस तरह पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं, मिड टर्म इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स आते हैं और उसी से ये नापा जाता है कि क्या पॉपुलैरिटी किसकी कैसे चल रही है। अब अगर आप 13 सीट्स के ऊपर कहते हैं कि हम नहीं मानते, इसकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। यानी अगर पैमाना इलेक्शन का सिर्फ ये है कि वो इलेक्शन जो पीटीआई जीते उसे इलेक्शन माना जाएगा, ये नहीं मैं कह रहा कि मज़हर अब्बास साहब ऐसा कह रहे हैं या तहरीके इंसाफ के यूसुफजई साहब ऐसा कह रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको तज्जिया करें और ये माना जाए कि अगर पीटीआई नहीं जीती तो ये कोई इलेक्शन नहीं, ये कोई पैमाना नहीं, तो बड़ी अजीब सी बात होगी जी। दूसरी बात यह है कि चलिए आप 13 में से जो नहीं मानना चाहते, वो किसी को मजबूर तो नहीं किया जा सकता कि वो इलेक्शन का रिज़ल्ट माने, लेकिन 2 सीट्स के ऊपर तो आपकी पार्टी के बड़े अहम रुकन शायद जनरल सेक्रेटरी थे वो उमर अयूब साहब, और पीटीआई की हुकूमत थी, वहीं पे उनके अपने सूबे के अंदर इलेक्शन हुआ है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो वो इलेक्शन हार गए भाई।
अब 2 सीट का जिस पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा है उस पे आप क्या कहेंगे कि वो भी कोई पैमाना नहीं, ये भी कोई पैमाना नहीं, जो होने वाला इलेक्शन है सिर्फ वही वो पैमाना है, और अगर वो भी हम जीत गए तो वो भी कोई पैमाना नहीं, और जब तक पीटीआई जीतेगी नहीं तब तक वो पैमाना नहीं, तो पीटीआई, तो ये क्या बात हुई? ऐसे तो नहीं चलता है। इस वजह से मेरा ये ख्याल है, ज़ाती ये ख्याल है कि 13 सीटें हुए इलेक्शन हुआ है, चलें 2, आप 2 जिस पे पीटीआई कह रही है हमने कंटेस्ट किया, वैसे तो पीटीआई ने हर जगह पे अपना कैंडिडेट, जो कैंडिडेट्स थे उनको सपोर्ट किया है और कैंपेन्स भी चलाई, लेकिन चलें मान लें, बाकी सब छोड़ दें। अब वो इलेक्शन जिनमें उनकी पार्टी मुलव्विस थी, मुलव्विस का मतलब है कि शिरकत कर रही थी, लीडरशिप थी, सारा काम, तो उनका क्या हुआ? वहाँ पे हारने को कैसे आप कहेंगे कि वो हारे या जीते? इस वजह से ये थोड़ी सी अजीब सी बात है। हमने सोचा कि 13 इलेक्शंस अगर एक ही वक्त में होते हैं और आप 12 जीत जाते हैं तो एक तरह से रेफरेंडम है। चलिए आप ना रेफरेंडम मानिए, आप ये मान लीजिए कि 12 जीते हैं 13 में से, चलें आप ये भी ना मानिए, ये तो मानिए कि 2 जीते हैं जहाँ पे पीटीआई कंटेस्ट कर रही थी। अगर आप कहें हम ये भी नहीं मानते तो फिर आप कुछ भी नहीं मानते, तो फिर आप किस चीज़ को मानेंगे? अभी भाई कह रहे हैं कि मैं चैलेंज करता हूँ, कर दीजिए चैलेंज। अभी तो इलेक्शन हारे हैं, अभी उमर अयूब साहब वाला हल्का और दूसरा हल्का जो पीटीआई का है उसके इलेक्शन को तो वो चैलेंज चलें, उसी को चैलेंज मान लें। आप कह रहे हैं कि हम ऑर्डिनरी खड़ा कर देंगे मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने अपने कैंडिडेट खड़े किए, फुल फोर्स गए और आप हार गए, तो अब आप किस बात पे चैलेंज कर रहे हैं? आप उसी इलेक्शन का रिज़ल्ट उठा के देख लें। इस वजह से ये बात हमारे यहाँ ज़रूर ऐसा है कि इलेक्शन के ऊपर कोई भी रिज़ल्ट हो हम लोग मानते नहीं, हम भी नहीं मानते, ऐसा नहीं कि ये नहीं मानते, हमारी कुछ तारीख़ भी इलेक्शंस की चेकर्ड है। इस वजह से ये हमारी तनकीदी जायज़े चलते रहते हैं। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ एज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट देखना चाहें तो 13 हल्कों में इलेक्शन हुए, 12 में हम जीत गए। अब आप उसको जैसे मर्ज़ी जान लीजिए। और अगर आप नहीं मानना चाहते तो 2 इलेक्शंस जो आपने स्ट्रेट हारे हैं अपने कैंडिडेट्स के, वो उसका जवाब दे दीजिए। अरे भाई पहली बात तो आप ये बताइए कि जहाँ पे आप कहते हैं हमने बॉयकॉट किया हुआ था, क्यों किया हुआ था? और ये 2 हल्के जहाँ पे बॉयकॉट नहीं किया हुआ था, क्यों नहीं किया हुआ था? आपकी पार्टी या तो बॉयकॉट कर रही है या नहीं कर रही है। और अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और बाकी भी आपके कैंडिडेट्स को सपोर्ट, जिनको आप आज़ाद कह रहे हैं, आपने बाकायदा कैंपेन्स रन किए हैं, तो क्यों कैंपेन्स रन साहब? फिर अगर आपकी सारी बड़ी अजीब सी अगर आपकी सारी बातें दुरुस्त मान ली जाए तो फिर तो आप मज़हर अब्बास साहब को मशवरा मान लें और पंजाब गवर्नमेंट को मशवरा दें कि इतने अगर पॉपुलर हैं तो गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन ना करवाएं लोकल बॉडीज का। होंगे नहीं, आप नहीं देखिए, आप गैर जमाती करा रहे हैं ना, लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं हुए। 1 मिनट है जी ना, अभी हो जाएंगे उसका फैसला, उसके ऊपर हम कर लेते हैं प्रोग्राम भी। मैं बता रहा हूँ, कर लेते हैं, बात भी कर लेते हैं, उस पर डिस्कशन भी कर देते हैं। आज तो भाई 13 इलेक्शन हुए हैं ना, आज तो इलेक्शन हुए हैं, आज तो आप वो इलेक्शन डिस्कस कर रहे हैं जो हो गए हैं, जो होने वाले हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन जो हो गए हैं उस पर तो तबसरा फरमाइए ना। कर दिया तबसरा। अब आप कहें कि नहीं हम आने वाला जो आप पॉपुलर नहीं है क्योंकि आने वाला जो इलेक्शन है आपने नहीं करवाया। कितनी अजीब सी बात है कि जो इलेक्शन अभी नहीं हुआ, जो इलेक्शन अभी नहीं करवाया, आप कह रहे हैं वो है असल में तराजू। अच्छा, जो इलेक्शन आज हुआ है जिसमें शिकस्त हुई पीटीआई को, वो कोई तराजू नहीं है। अजीब सी बात है। यानी होने वाले इलेक्शन का क्या रिजल्ट आएगा किसे मालूम। लेकिन आप कह रहे हैं कि होने वाला इलेक्शन क्योंकि वाहिद एक तराजू है जिस पे ये देखा जा सकता है पॉपुलैरिटी, तो ये क्या बात हुई? तो अगले इलेक्शन के बाद कह दीजिएगा कि नहीं असल में तो वो जो 5 साल के बाद इलेक्शन होना है, वो जब इलेक्शन होगा तो हम फिर फैसला करेंगे। मज़हर अब्बास साहब, आप क्यों ये डाल रहे हैं बात को लोकल बॉडीज के ऊपर? अभी देखे ना ग्राफ कहाँ जा रहा है। मज़हर अब्बास जी, मज़हर साहब अभी देखे ना ग्राफ कहाँ जा रहा है उनका 13 सीटों पे। आप आगे में बात डाल रहे हैं मज़हर साहब। नहीं तो मैं तो उसको वो नहीं कर रहा। मैंने तो एक देखिए ऑफिशियली तो पीटीआई ने ये ऐलान किया था ना कि हम उसका बॉयकॉट कर रहे हैं। मैंने तो पहले ही क्वेश्चन किया कि जो ये कन्फ्यूजन है पीटीआई का कि 2 सीटों पे आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने कॉन्टेस्ट किया और बाकी सीटों पे नहीं कर रहे, तो मैंने ये की थी। मैंने सिर्फ उसके कैनवस की बात की थी कि जो इलेक्शन का कैनवस है लोकल बॉडीज का। मुसद्दिक साहब कह रहे हैं हमारी पॉपुलैरिटी अभी तो माने ना, फिर लोकल बॉडीज में भी दिखा देंगे आपको यार, वो ये कह रहे हैं। नहीं, मैं कौन होता हूँ पॉपुलैरिटी किसी की मानने और ना मानने का। मैं तो आपको एक पैमाना कह रहा हूँ। मेरे नज़दीक 13 सीटों पे इलेक्शन हुए, 13 सीटें वो जीत गए उसमें।
और मेरे नज़दीक सामने कोई कॉन्टेस्ट, वो मुसद्दिक मलिक साहब जो बात कर रहे हैं वो उनका अपना मौक़िफ़ है, लेकिन ऑफिशियली क्या पोजीशन है? ऑफिशियली क्या पीटीआई और मुस्लिम लीग के अलावा जो पीपल्स पार्टी कुछ जगहों पे कॉन्टेस्ट किया एज ए पार्टी, पीटीआई तो थी नहीं, बाकी जगह तो एज ए पार्टी है ही नहीं ना, पीटीआई उस तरह नहीं थी, आप सही कह रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और क्या मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे कि साहब इसको रिस्पॉन्ड कर दे कि आपके मुकाबले में पीटीआई नहीं थी, नून लीग अपने आप से मुकाबला कर रही थी कि अपने वोटर लेके आने बाहर, तो ये किस तरह हम जज कर लेंगे? बहुत ही मकबूल हो गए हैं आप लोग। या मुझसे कह रहे हैं? जी जी, आप मुसद्दिक साहब, ऑब्वियसली आपसे कहूंगा ये बात। तो भाई वो चलें, उनको छोड़ दें, बाकी जो 2 सीटें हैं उस पर आप देख लें कौन ज़्यादा पॉपुलर था। आप मतलब किस किस जगह पे क्या क्या तराजू इस्तेमाल करेंगे? आप कह रहे हैं आप निकले ही नहीं, जिस जगह पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा वहाँ भी हार गए, जहाँ पे कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन नहीं लड़ा वहाँ भी हार गए, या तो वो दोनों सीटें जहाँ पे इलेक्शन लड़ा जीत गए होते और बाकी सारी हार गए होते तो आपकी बात दुरुस्त थी। अभी जहाँ लड़ा वहाँ भी हार गए, जहाँ नहीं लड़ा वहाँ भी हार गए, जहाँ पे जाके सपोर्ट किया इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को वहाँ भी हार गए, तो फिर क्या करें? पॉइंट आ गया। हार गए तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? ये तो आपको इलेक्शन लड़के जीतना ही पड़ेगा भाई, ये करने के लिए कि हम इलेक्शन जीते। थोड़ा सा रियलाइजेशन शायद आप भी करें कि इस वक्त पार्टी इन टैटर्स है, पार्टी इस वक्त डिसऑर्गेनाइज्ड है, और क्या आप समझते हैं कि थोड़ा आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी कि आप बड़े अहम मौके आप लोगों ने गंवा दिए कि इमरान खान साहब अगर आज बाहर होते और इस हुकूमत को भी चलने दिया जाता, सिस्टम भी चल रहा होता अंटिल नेक्स्ट इलेक्शन, तो शायद आपको वो प्रॉब्लम्स ना होती जो इस ज़िमनी इंतखाब में हो रही हैं। व्हाट डू यू से सर? क्योंकि आपका अपना वज़ीर आला सोहेल अफरीदी जिस सूबे के हैं, देखिए हल्के से हारे आप जी जो सूबा वो गवर्न कर रहे हैं। जी सर। अच्छा, मैं बड़ी सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ। देखिए, जो 24 फरवरी को जो इलेक्शन हुए उसमें पीएमएलएन ने 17 सीटें ली थी। उसके बाद से लेके इन्होंने जो सीटें हासिल की अब वो उसको पॉपुलरिटी कहते हैं। ये तो पहले से पता था। ये 17 का नंबर आपको किसने दिया सर? इन्होंने ये सीटें इस वक्त सादा अक्सरियत हो गई है पीएमएलएन की, आपको इस 17 का नंबर किसने दे दिया है? नहीं, मैं 17 जीते थे 2024 के इलेक्शन में। लेकिन हमसे जिस तरीके मुझे लगता है मदद साहब ने दिया, हमसे जिस तरीके से जिस तरह हमसे सीटें ली गई, 90 सीटें मखसूस सीटें 90 हमसे ली गई, उसके बाद हमें समझ आ जानी चाहिए कि ये जो है ना, इनको सीटें चाहिए। इन्होंने हर सूरत में, इनको खौफ भी है ना अंदर से, इन्होंने अपने आप को महफूज भी करना है, इन्होंने अपने आप को एक तो ये कि नई तरामीम लानी है। मुसद्दिक मलिक साहब को क्या खौफ है इनकी गवर्नमेंट को सर? इमरान खान से आपसे, इमरान खान साहब तो जेल में है। नहीं, मुसद्दिक मलिक साहब की गवर्नमेंट को, मलिक साहब एक अच्छे इंसान नहीं मैं इनकी बात से बुरा, इनकी गवर्नमेंट को क्या खौफ है? रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। देखिए, उनकी मजबूरी है कि वो आके टीवी पे अपनी पार्टी को। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ इनकी गवर्नमेंट की क्या खौफ है इमरान साहब से जो जेल में है? मैं ये पूछना जानना चाह रहा हूँ। देखिए, इमरान खान से तो बहुत बड़ा खौफ है इनका। अगर ये खौफ ना होता तो ये तरामीम लाने की ज़रूरत क्या थी जो सुप्रीम कोर्ट का हशर कर दिया? जिस सुप्रीम कोर्ट ने उनको 90 सीटें फ्री में दे दी थी, उस सुप्रीम कोर्ट का हशर क्या किया इन्होंने? देखिए ना, आईनी अदालत बना दी इन्होंने। और जजों के साथ क्या किया जी? जजेस को अपॉइंट करेगी जी, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस को प्राइम मिनिस्टर करेगा। अब ये देखें, दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर होता भी है, अमेरिका की ये मिसाल देते हैं, तो अमेरिका में फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं। ऐसे थोड़े इलेक्शन होते हैं जरलू कि पहले से वो रिजल्ट बता देते हैं कि जी अभी आधा रिजल्ट पूरा चला ही नहीं था, टीवी पे चल गया कि जी वो फलां जीत गया। इस तरह कभी भी नहीं होता है। आप मुसद्दिक मलिक साहब, मैं अगेन आपसे मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो तरीका इस्तेमाल किया गया, मैं टीवी पे बैठा हुआ था, मैं एक प्रोग्राम में था और एंकर ने कहा कि आप तो वहाँ पे हार गए, जबकि मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा था, मैं अपने टूल्स पे देख रहा था, फॉर्म 45 वाले, उसमें 25,000 से ज़्यादा वोट थे शहनाज के। लेकिन उसी प्रोग्राम के दौरान, जबकि रिजल्ट अभी पूरा नहीं आया था, कि जी ये कैसे आप हार गए? मैंने कहा जी हम तो हारे नहीं है, मेरे पास जो रिजल्ट है, तो इससे आप अंदाजा करें वो पहले से। जी सर, आप कुछ मैं शौकत से एक सवाल कर सकता हूँ? जी मदर साहब करें। मैं शौकत से आपसे मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने एक इलेक्शन का बॉयकॉट किया और दूसरे इलेक्शन में हिस्सा लिया। जो इलेक्शन का बॉयकॉट किया था वो किस वजह से किया था, और जिस इलेक्शन में हिस्सा लिया वो किस वजह से लिया? देखिए अजहर भाई, मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ इस बात पे। हमने भी इस चीज़ का वो किया कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चूँकि लोकल अरेंजमेंट थी उमर अयूब साहब की अपनी, कि जी चूँकि
मेरा हल्का है और मेरे अगर मैं अपने उनका कंटेस्ट नहीं करूँगा तो मेरा हल्का ख़राब हो जाएगा। ये उनकी अपनी एक वो थी। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक और बात भी बता दें जरा। पार्टी ने कहा कि ठीक है, एक बात और बता दें मुझे शौकत साहब, ये जो पीटीआई ऑफिशियल से ट्वीट आया है उनका जो है आपके सोहेल अफरीदी साहब, वो कह रहे हैं कि मैं तमाम जुमहूरी रास्ते और तमाम फोरम से रुजू कर चुका हूँ, मीडिया मुझे बताया मैं क्या करूँ, मुझे राय दे। मेरे हिसाब से तो मेरे पास 2 रास्ते हैं, एक शहबाज शरीफ वाला रास्ता, दूसरा एहतजाज का रास्ता। डिग्गी में जाऊँगा नहीं, सड़कों पर आने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जब मैं सड़कों पर आऊँगा तो आप मीडिया वाले गिला ना करना, मेरे पास लीडर। तो आप क्या, आपको क्या करना चाह रहे हैं वो? चलो इलेक्शन तो हार गए, लेकिन क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई को चाहिए, या मैं ख़ुद पीटीआई से हूँ, लेकिन चूँकि लीडरशिप अब हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो भी करना है वो हिकमत अमली के तहत ही करना है। इनाउंस करके ये चीज़ें नहीं होती हैं। अगर कोई ये समझता है ना कि इस तरह, देखिए हम एक स्टेट में रहते हैं और जो इस वक्त हालात हैं मुल्क के, वो बहुत ही मुश्किल हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है। ठीक है, हम अब अपने हमें हमारे पास अक्सरियत है, हमें पता है कि हमारे पास अक्सरियत है, लेकिन हमें अक्सरियत नहीं दी जा रही। सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मुल्क की जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो दहशतगर्दी का ख़ात्मा है। हम लोग सफ़र हो रहे हैं, आज भी पेशावर में धमाका हुआ है, ख़ुदकुश हमला हुआ है, हमारे जवान शहीद हुए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी हमें इन चीज़ों को ज़रूर प्रायोरिटी देनी चाहिए। और क्योंकि अफगानिस्तान में एक और बात आपसे, आपके प्रोग्राम के वजह से, आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा है, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि इस वक्त 4000 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं पाकिस्तानी, वो अफ़गानिस्तान में महसूर हो चुके हैं। उनकी सर्दियों की छुट्टियां हो गई हैं, मुझे बाकायदा उनकी फैमिलीज़ रब्ते कर रहे हैं। मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूं कि अफ़गान हुकूमत ने उनको इजाज़त दे दी है, हमारा बॉर्डर बंद है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली भी परेशान है और वो लोग भी परेशान हैं। तो अगर आपके प्रोग्राम के वसातत से वफाकी हुकूमत, मुसद्दिक साहब भी बैठे हैं, अगर ये मसला हल कर दें तो ये इंसानी मसला है, हमारा कोई नहीं, पाकिस्तानी है, उनको इज़्ज़त देनी चाहिए। स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल समेत मुख्तलिफ शोबों में वो लड़के पढ़ते हैं, तो वो मुश्किल में है और मुझे बार बार उनकी फैमिलीज रब्ते कर रही हैं। तो मैं आपके प्रोग्राम के वसात से मुसद्दिक साहब, इस सिलसिले में आप क्या कर सकते हैं? 4000 स्टूडेंट्स जो अफगानिस्तान में महसूर हो चुके हैं, उनको फ्लाइट्स के जरिए बुलाया जा सकता है अगर बॉर्डर बंद है तो? ज़रूर ये मैं ज़रूर ये इंफॉर्मेशन ज़रूर कल इंटीरियर मिनिस्टर और दीगर जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उन तक पहुंचा दूंगा। लेकिन अफ़गानिस्तान में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर लोग दूर जगहों से आते हैं पढ़ने के लिए? मैंने कभी सुना नहीं है। मैंने सुना है लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, बाद सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, लंदन में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं। मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान से पढ़ने के लिए लोग और हज़ारों की तादाद में अफगानिस्तान जाते हैं। मगर अगर जा रहे हैं और वहाँ पर स्टक हैं पाकिस्तानी, तो ज़रूर मैं पता करूँगा। मेडिकल की जो एजुकेशन है ना, मेडिकल के एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा तलबा जा रहे हैं हमारे अफगानिस्तान में। पहले तो बहुत ज़्यादा हो गए थे, लेकिन अब चूँकि सूरत हाल ख़राब है, लेकिन बहरहाल जो पहले जा चुके हैं वो वहाँ पे हैं। अभी उनकी सर्दियों की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो ये नहीं तो वो देख लें आप, पाकिस्तान में कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी, अफगानिस्तान के तो हालात बड़े अजीब से नहीं शौकत साहब? वहाँ पे जाना, वहाँ तालीम हासिल करना, हो तो वॉर रिडन कंट्री जी ये बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं वहाँ पे, बस रिस्क लेते हैं बहरहाल, क्योंकि वहाँ पे मेरिट और इन चीज़ों का शायद इस तरह ना हो जिस तरह हमारे यहाँ। राइट, आपका पॉइंट आ गया सर। मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूँ, लेकिन ब्रेक जाते हुए मुसद्दिक साहब के दोस्त, साबका कोलीग और IMF की करप्शन पे जो उन्होंने बताया उसके ऊपर ज़रूर रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि परफॉर्मेंस अगर इतनी अच्छी है तो फिर IMF ने जो बताया पाकिस्तान गवर्नेंस के मुतालिक वो बड़ा अलार्मिंग है। ज़रा जुबैर साहब की बात सुनवा दें, उसके बाद वापस आए। 5300 अरब की करप्शन हुई है पाकिस्तान की तारीख में। इतनी खराब रिपोर्ट जो डायरेक्टली पाकिस्तान के रूलिंग एलीट को किन चीजों के लिए एक्यूज कर रही है, ये करप्शन में इन्वॉल्व है। अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब में सच्चाई है, एक्यूज करें IMF को, इन्होंने गलत रिपोर्ट दी है, फिर हम कहेंगे कि जी हाँ आप सच्चे हैं। ये इतने मासूम नहीं है कि इन्होंने रिपोर्ट रिलीज कर दी है। इन्होंने इसलिए रिपोर्ट रिलीज की है कि IMF ने कंडीशन लगाई थी कि अगर आप ये रिपोर्ट नहीं रिलीज करेंगे आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इमरान खान को केस में घड़ी के आपने 2.5 साल से अंदर बंद कर दिया। 5300 अरब की करप्शन होगी, कौन है वो? हमें पूरी लिस्ट चाहिए, उसमें कौन कौन से हुकूमती ओहदेदार हैं। तो जी वो कह रहे हैं कि इमरान खान को तो आपने घड़ी के केस में अंदर कर दिया, यहाँ पे पाकिस्तान में 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है बकौल IMF के। कौन सी मिनिस्ट्रियाँ इन्वॉल्व है, कौन सी गवर्नमेंट की कौन सी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है,
इस पे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो तो ये भी रिपोर्ट में आया हुआ है, बड़ी अलार्मिंग और डैमेजिंग चीज़ें हैं कि पाकिस्तान की तरक्की जो रुकी हुई इकॉनमी की, वो इस करप्शन की वजह से रुकी हुई है। बहुत ही डिस्टर्बिंग रिपोर्ट है, मैं आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद, और उस पर मुसद्दिक साहब, मदर साहब, बाकी शौकत साहब भी बात करेंगे। ब्रेक लेंगे जी। पाकिस्तान में माशी हालात इस वक्त बहुत मुश्किल हालात के अंदर है। इस वक्त हमारी जो इकॉनमी है वो सिर्फ 2% पे ग्रो कर रही है, और हमारा GDP जो है वो सिर्फ 1.8% इस वक्त, और टैक्स जो है 100% बढ़कर मामला जो है कहीं से कहीं पहुंच गया। करप्शन, मुसद्दिक साहब, कंसर्न है आपके लिए, जिस तरह का IMF ने उठा के हमें चार्ट शीट किया है? ये बड़ी अजीब सी बात है कि IMF ने हमें चार्ज शीट किया। ये रिपोर्ट तो हमारे कंसेंसस से निकली है, ये तो रिपोर्ट हमने रिफॉर्म्स के ऊपर निकाली है और हमने खुद डाली है। ये रिपोर्ट खुद पब्लिश की, कह रहे IMF की शर्त पे आपने जारी की है। इसमें तमाम चीजें देखने के बाद नहीं, ये तो 3 महीने पहले आई थी। ये तो भाई ये तो जुबैर साहब कह रहे हैं ना। नहीं, ये तो मेरे दोस्त जुबैर साहब कह रहे हैं, ये आप भी कह रहे हैं। मुझे तो ये मालूम है कि ये रिपोर्ट जो है बाकायदा हुकूमत के ताउन से हम रिफ़ॉर्म करने के लिए तमाम चीज़ों को डिस्क्लोज़ करके आगे बढ़ रहे हैं, ताकि ये तमाम रिफ़ॉर्म एजेंडा इसको आगे बढ़ाया जाए। इसके अंदर एक चैप्टर है फिस्कल मैनेजमेंट के ऊपर, दूसरा चैप्टर है स्टेट बैंक के रेगुलेशंस के ऊपर, तीसरा चैप्टर है ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, चौथा चैप्टर है मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। और ये तमाम चीज़ें हम लेके आगे चल रहे हैं। बाकायदा बैठ के इसके ऊपर गुफ्तगू हुई है और एक रिफॉर्म एजेंडा के तहत इसको पब्लिश किया गया है। ये हुकूमत की इजाज़त के बगैर तो पब्लिश हुई नहीं। ये 3 महीने पहले आई थी ना सर, इलेक्शन में कह रहे थे कि हमने जी, उसके अंदर पहले ड्राफ्ट आया था ना जी, पहले ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट आया था। उस ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट पे दोबारा से डिस्कशंस हुई और तमाम चीज़ों को वैलिडेट करके डेटा के ज़रिए फिर ये दोबारा फाइनल इसका जो वर्जन है उसको अपलोड किया गया। और हमेशा से ऐसे ही होता है, पहले ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट आता है, फिर तमाम वजारतें बैठती हैं, उसके बाद एक कंसेंसस अचीव करके उसको पब्लिश किया जाता है। अगर ये पब्लिश ना करनी होती तो कैसे पब्लिश हो सकती? वो कहते हैं IMF ने शर्त जारी की कि आपको आइंदा इजलास में पैसे नहीं देंगे अगर आप ये नहीं करेंगे। देखें यार, कितनी कामरान शाहिद साहब, अगर PTI इलेक्शन ना जीते तो वो इलेक्शन नहीं है, और अगर रिपोर्ट हम पब्लिश कर दें तो इसका मतलब है IMF का प्रेशर है, और रिपोर्ट ना पब्लिश करें तो इसका मतलब है करप्ट है। ये तो बड़ी अजीब सी यानी किसी भी तरफ जाएं तो कोई वो मसला नहीं। भाई रिपोर्ट पब्लिश की है, हुकूमत के कंसेंसस से रिपोर्ट पब्लिक की है, इस वजह से कि हम ये तमाम चीज़ें जिसको मिल के हमने हाईलाइट किया है, हम इन तमाम चीज़ों को रिमूव करना चाहते हैं, और उसके लिए बाकायदा एक रिफॉर्म का एजेंडा है जिसे हम लेकर चल रहे हैं। इसी वजह से ये पब्लिश। तो सर एक बात बताएं, और मैंने आपको उसके चैप्टर्स भी बता दिए। सर चैप्टर छोड़ दें, मुझे एक बात बताएं, आपके फाजिल दोस्त, कामरान भाई मैं आ रहा हूँ सर, एक मिनट, आपके फाजिल दोस्त जुबैर साहब जो कह रहे हैं, मुसद्दिक साहब, कि जी इमरान खान ने घड़ी चोरी की, इल्ज़ाम लगाया घड़ी चोरी का, तो उसको आपने अंदर डाल दिया, यहाँ पे अरबों रुपए की करप्शन होगी, देखने वाला नहीं, उसको उनको आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे फाजिल दोस्त को? नहीं, क्यों नहीं, पहली बात कि दोस्त तो मेरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बात यह है कि जहाँ पे कार्टेलिंग का जिक्र हुआ वहाँ पे उनकी पुरानी शुगर माफिया की PTI की रिपोर्ट जो है उसका भी रेफरेंस है। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर कार्टेल्स और एलीट कैप्चर है और हम उसे तोड़ना चाहते हैं, इसी वजह से उसको एक्सपोज कर रहे हैं, आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अब अगर वो कहें कि उस ज़माने की कार्टेलिंग, चूँकि उन्होंने, मेरे मोहतरम दोस्त हैं, मेरे दिल के बहुत करीब हैं, लेकिन पार्टी छोड़ दी, तो इस वजह से वो कार्टेलिंग नहीं थी, ये तो कोई बात नहीं हो सकती ना। तो ये तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान में बाकायदा हर हुकूमत में, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, कॉन्सेंट्रेशन भी है, ट्रांसपेरेंसी के भी मसाइल हैं, उन सबको यहाँ इस वजह से किया है कि एक रिफॉर्म एजेंडा है जिसको लेकर हम चलना चाहते हैं और चल रहे हैं। सर आपका पॉइंट आ गया। शौकत साहब, दूसरी बात ये है कि अगर आप वैसे आप थोड़ी इलेक्शन से, एक सेकंड दीजिएगा, एक मिनट कंप्लीट कर लें, शौकत साहब, एक मिनट सिर्फ जी, एक सेकंड भाई, आप ही प्रोग्राम करते रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन 40% है, अब वो 2% हो गई है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आप ही प्रोग्राम करते रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 20-22% हो गया है, तो अब वो अगर 9-10-11% हो गया तो ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आप ही कहते थे कि डिप्लीशन हो गई सारे रिजर्व्स की और हुकूमत बैंकरप्ट हो गई, और रोज़ लोग शर्तें लगाते थे कि कब हुकूमत जो है बैंकरप्ट खाकम बदन हो जाएगी, तो अब बच गई, रिजर्व स्टेबलाइज हो गए हैं, अब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कोई तरक्की नहीं, ना इन्फ्लेशन कोई तरक्की सर, आपका पॉइंट आ गया की कलेक्शन में इजाफा, आपका पॉइंट आ गया। आप ये एग्री करते हैं कि माशी तरक्की 2% के ऊपर हो रही है, ये आप एग्री करते हैं इशारे से या नहीं? जी, ये बात
जी ठीक है, ये बात ठीक है जी, हम आहिस्ता आहिस्ता हम रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ करेंगे, ये नहीं करेंगे सर कि ग्रोथ करते हुए बेड़ा गर्क कर दें और इकोनॉमी फिर बैंकक्रप्ट हो जाए। सर आपका पॉइंट आ गया। पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही हीट अप होती है इकोनॉमी हम उस पर ब्रेक लगाते हैं और जैसे ही वो स्टेबलाइज होती है सर आपका पॉइंट आ गया। जी शौकत साहब, व्हाट्स योर टेक? कुछ छोड़ा आपके लिए पॉइंट? मुसद्दिक साहब ने तो ऐसे कवर करने की कोशिश की है। मैं देखिए, मैं अर्ज़ करूं कि जो मुसद्दिक साहब की बातें लोगों ने सुनी होगी ना, तो वो तो अपने, मैं कहता हूं वो मातम ही करेंगे इस पे, इसलिए कि ये तो मान लिया है ना कि पैसे तो गबन हुए हैं, 5,353 अरब रुपए जो वो बदनवानी तो हुई है। वो कह रहे हैं जी हमने खुद शाया की है। मतलब ये कि इससे पहले भी यही होता रहा, अभी भी यही होता रहेगा। मतलब ये क्या आवाम को क्या दिया है इन्होंने? उस जिम्मेदार कौन है भाई? हमें नाम भी दो ना। ये कहना कि जी 5300 अरब रुपए गबन, वो तो IMF का प्रेशर था, वो सबको पता है, सारी दुनिया को पता है, अगली किस्त नहीं मिलने वाली थी। तो आपने अगर ये मानते हैं कि आप अच्छी गवर्नेंस ला रहे हैं तो आप बताएं वो पैसा कहाँ चला गया। आप एक घड़ी के लिए तो बंदे को जेल में डालते हैं, घड़ी का बड़ा मसला है यार, गोगी का शोशा, कभी फलां का शोशा। और मजे की बात यह है कि आज तक कोई सबूत लेकर नहीं आए, केस नहीं चल रहा है उनका, लेकिन इल्जामात बड़े लग रहे हैं। तो ये जो 5300 अरब रुपए जो गरीब कौम का पैसा जो लूटा गया है, इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें PTI ने कितना खाया है, या सारा के सारा PMLN खा गई और पीपल्स पार्टी खा गई? ये क्या ड्रामा चल रहा है इस मुल्क के अंदर? शौकत साहब एक बात बताया, मैं हैरान हुआ। शौकत साहब, इस कौम को फर्क नहीं पड़ता कोई खा रहा या नहीं खा रहा। आप लोग कहते रहे वो कि जी ये खा रहे, तो उन्होंने कहा जी खाते हैं तो फिर लगाते भी हैं। मतलब प्रॉब्लम क्या है यार आप लोगों का? इस पे वोट का डिसीजन नहीं होता पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पता नहीं किस बुनियाद पे वोट का डिसीजन होता है। कितना आपने कंपेयरिंग चलाई करप्शन की, ये वो आपने पनामा पे नवाज शरीफ साहब को कामा करके निकाल दिया। वो RTS वाला इलेक्शन नवाज शरीफ साहब जीते हुए थे, अगर RTS नाम बैठाते आप, अवाम ने तो उनको एक्सेप्ट किया। पंजाब में तो वैसे ही वो जीते हुए थे अगर वो तरीन साहब के जहाज़ चलते। करप्शन इज नॉट एन इशू फॉर पाकिस्तानी पब्लिक। तो आप जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा पीटा है इमरान साहब ने, वो लोगों के लिए इशू है ही नहीं। पता नहीं लोगों के लिए इशू क्या है, करप्शन नहीं है। अलबत्ता शौकत साहब जी बताइए। ऐसी बात नहीं है जी, करप्शन इशू है, लेकिन देखें मसला ये है ना कि देखें पूरी दुनिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के मुकाबले में खड़ी होती हैं, और जब पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि स्टैब्लिशमेंट जो है वो अपोजिशन की जमातों का जो जिस तरीके से हशर होता है, उसमें स्टैब्लिशमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। और ये इसी से पाकिस्तान के जो है ना, मैं समझता हूँ कि जो सियासी ढांचा है वो हम खुद ही अपने हाथों से करें। अगर हम 2018 में अगर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि हमने फैज़ हमीद के साथ मिलकर, फैज़ हमीद साहब के साथ मिलकर हुकूमत बनाई है, तो तब भी गलती थी। बाजवा साहब पे एतमाद किया, तब भी गलती थी। सियासी लोग हैं, चाहे हुकूमत बने न बने, सियासत करनी है तो फेयर गेम होनी चाहिए। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। बाद आज पीपल्स पार्टी करती है, मुझे बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी में रहा हूँ, ये वो पीपल्स पार्टी नहीं है जो उस जमाने में जब हम स्टूडेंट थे और हम निकलते थे ज़िया-उल हक के दौर में और हम नारे मारते थे, वो पीपल्स पार्टी तो नहीं रही है ना अब। वैसे शौकत भाई, पता नहीं कौन सी पीपल्स पार्टी है लाइटर नोट जो बैठी है कि जी हम जमहूरियत को सपोर्ट करें। ये कौन सी जमहूरियत को सपोर्ट हो रही है जिसमें एक तरफा सारा गेम चल रहा है? और लाइटर नोट अच्छे हुआ आप पीपल्स पार्टी से निकला है। जब आप पीपल्स पार्टी में थे, पीपल्स पार्टी जलील हो रही, सड़कों पे डंडे खा रही थी, और अब आप निकला है तो उनका सदर भी बन गया, दूसरी दफ़ा उनका चेयरमैन सेनेट भी बन गया, वो हर जगह तरक्की करते फिर रहे। उनका बेटा जो है नवासा भुट्टो साहब का वजीर खारजा, बहुत अच्छा हुआ पीपल्स पार्टी के लिए आप बाहर निकला है, वरना पीपल्स पार्टी सड़कों पर जलील और डंडे खा रही थी। और अब मेरा ख्याल से आप तहरीक इंसाफ भी छोड़ दें शायद इमरान खान के रिलीफ। ये लाइटर नोट पे कह रहा हूँ मैं, आपको सीरियस ना हो जाइएगा। मजहर साहब, यार सर योर टेक भी लगता है कि करप्शन इज नॉट एन इशू। नून लीग ने कितना बनाया मिस्टर 10%, जर बाबा 40 चोर, सिंध की आवाम वालेहाना वोट देती है पीपल्स पार्टी को। इमरान साहब ने कितना बयानिया बनाया नवाज शरीफ साहब पे, वालेहाना वोट पड़ता है उनको। करप्शन इशू नहीं है सर। अभी घड़ी चोरी का इल्जाम 190 मिलियन पे इमरान खान को फिर भी इतना वोट पड़ गया। करप्शन इशू नहीं है सर कौम का। चलें कामरान, आपने लाइटर नोट में की, तो लाइटर नोट में आप शौकत से ये तो पूछें कि आप तहरीक इंसाफ में, तहरीक इंसाफ भी आप में है या नहीं है? क्योंकि शौक है क्योंकि वो जाहिर है शौकत हमारा पुराना दोस्त है, इस वजह से मैंने उसमें बात की कि शौकत के साथ तहरीक इंसाफ में भी वही हुआ जो पीपल्स पार्टी में हुआ। चलें कोई बात नहीं। दूसरी बात ये कि ये चलें, ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, लेकिन ये रिपोर्ट कह क्या रही है?
ये रिपोर्ट इस सिस्टम को एक्सपोज कर रही है, चाहे गवर्नमेंट की ही बनाई हुई रिपोर्ट है। लेकिन इस रिपोर्ट में जो चीजें निशानदेही की, ठीक है, जो निशानदेही की गई है, क्या इसकी अकाउंटेबिलिटी होगी? आखिर जिन लोगों ने इतना पैसा खाया है, ऑफिशियली कह रहा हूं, क्योंकि ऑफिशियली रिपोर्ट ऑफिशियल इन्होंने खुद बनाई है, जो मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं, और मैं कोई इसको डाउट नहीं कर रहा, लेकिन उसमें कहा क्या जा रहा है? विल एनी हेड्स बी फॉल और रोल? क्या लोगों को सजा दी जाएगी इस रिपोर्ट की बुनियाद पे? रिफॉर्म्स तो बाद में आती हैं। अगर वो अफसरान उसी जगह पे बैठे हुए हैं तो आप कहां से रिफॉर्म्स लाएंगे? यहां तो गवर्नेंस का बहुत सीरियस इशू है। इट्स नॉट कन्फाइंड टू वन गवर्नमेंट, लेकिन खुद शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में आप देखें कि ग्रेड 21 और ग्रेड 22 के अफसरान के बोर्ड में जो डिले होता है, साल भर का डिले हो जाता है, अफसरान रिटायर्ड हो जाते हैं। उसमें जो सिलेक्शन का क्राइटेरियंस है उसमें कोई रिफॉर्म्स हमें नज़र नहीं आती। ठीक है, जो गवर्नेंस के मॉडल हैं, जाहिर है एक तो फेडरल गवर्नमेंट है और पंजाब गवर्नमेंट है जो मुस्लिम लीग नून की है, सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, केपी में पीटीआई की गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान में एक मिक्स प्लेट है, पीपल्स पार्टी भी है, दीगर भी हैं। तो ओवरऑल जो हमारे गवर्नेंस के इश्यूज हैं वो निशानदेही तो हो गई, लेकिन जिन लोगों की तरफ ये निशानदेही हुई है, देखिए ना, आप रिफॉर्म तो उस सूरत में करेंगे कि आप इस रॉटन एक्ट को निकाल के बाहर फेंकेंगे, ये देखना है। ये इस रिपोर्ट की अगर बुनियाद बनती है कि वो लोग जो इतने अरबों रुपए की करप्शन में बराह रास्त मुलव्विस हैं, जिसको वो रिपोर्ट खुद कह रही है, तो उसके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है साहब, मेरा ख्याल बात बनेगी और फिर आगे जाने की बात करेंगे। क्विकली करते हैं, फिर मुसद्दिक साहब मैं कहूंगा चाहेंगे जी कर दें सर। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ी संजीदा बात है, बहुत संजीदा बात है। इसको इस तरह ना लिया जाए कि बस इन्होंने बात कर दी, रिपोर्ट हमने शाया कर दी, बस बात ख़त्म। आपने इल्ज़ामात लगा के इमरान खान को पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को जेल में रखा हुआ है, बहुत सारे लोगों को आपने जेल में रखा हुआ है। खुद आप यहाँ पे 5300 अरब रुपए डकार करके जो है ना बैठे हैं कि जब हम गुड गवर्नेंस ला रहे हैं। तो ये कौम के साथ मजाक और ना किया जाए। इस तरह गुड गवर्नेंस ना आ सकती है, ना है, ना होगी। तो क्यों लोगों को मजबूर करें इस तरह? तो हसीना वाजिद ने भी 3 दफ़ा बड़ी अक्सरियत ली, फिर क्या हुआ उसके साथ? तो लोगों को मजबूर न करें कि वो आखिर निकले खुद ही और बगैर लीडर के निकले। राइट, मुसद्दिक साहब, 5300 अरब रुपए की कोई तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो आपके जेस्चर से या गवर्नमेंट के जेस्चर लग नहीं रहा। आप कह रहे हैं ठीक है ये हो गया, अब आगे चलते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि इमरान खान को आपने 190 मिलियन पाउंड पे टांग दिया, घड़ी पे टांग दिया। तो फिर करप्शन पे इस पर भी तो हेड रोल्स होने चाहिए ना सर? वो भी जेल में अडयाला में इमरान खान के साथ होने चाहिए जिन्होंने करप्शन की है आपकी हुकूमती सफ़ों में। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको पहले बताया कि ये रिपोर्ट जो शाया की है ये की रिफॉर्म के लिए रोज़ दिन रात यहाँ पर मीटिंग्स हो रही होती हैं। ये तमाम जो जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया, चाहे फिस्कल है, चाहे स्टेट बैंक के रेगुलेशंस हैं, ये आज भी इनमें से एक मौजू के ऊपर बड़ी लंबी मीटिंग हुई है। इस वजह से इन रिफॉर्म्स को करने ही के लिए निशानदही की गई है। ये निशानदही इमरान खान साहब कर लेते, उनके ज़माने में क्या क्या स्कैंडल नहीं चल रहे थे। अभी आपने खुद ही कहा घड़ी पे बंद किया हुआ, घड़ी पे बंद, वो 190 मिलियन पाउंड की घड़ी थी भाई। आपने बाहर से इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट के तहत जो बस्ट किए गए पैसे आपने यहाँ पे काबीना से अप्रूव करवा के उन साहब का जिनके पैसे पकड़े गए उनके अकाउंट का नंबर भेजा यहाँ पे अपने एडवाइज़र के ज़रिए। ये घड़ी का केस था जिसमें उनको सज़ा हुई है। फिर आपने उनसे 450 कनाल ज़मीन ले ली, ये घड़ी का केस है। नहीं सर, वो स्टेट बैंक। अरे भाई मेरे, जब चोरी पकड़ी जाए माल, अरे एक मिनट सर, एक मिनट माल, एक मिनट नहीं, ऐसे नहीं, एक मिनट ठहर जाए बात करने। शौकत साहब, मैंने आपकी बात नहीं काटी, आप तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। माल मसरूका पकड़ा जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि चोरी नहीं हुई। अगर पकड़ा गया आपका माल जो आपने चोरी किया था तो इसका मतलब ये नहीं होता कि चोरी नहीं हुई। आप बोलें कि माल तो पकड़ा गया तो फिर चोरी काहे की? तो फिर सारे जो इनको लोगों को पकड़ के रिकवरियां की हुई हैं सबको छोड़ दें जेलों में से। ऐसे नहीं होता। आपने बाकायदा पार्लियामान के अंदर, कैबिनेट के अंदर बैठ के आपने एक डॉक्यूमेंट को सील किया है
उसके बाद आपने इजाज़त दी इमरान खान साहब ने अपने सिग्नेचर्स में अपने एडवाइज़र को कि वो जाएं वहाँ पे और पहले तो ये लिख के दें कि हम कभी भी ये कॉन्फिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट को खोलेंगे नहीं, और दूसरा ये वाला है हुकूमत। अच्छा सर, पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट यानी एक ऐसा सर आपका पॉइंट, मेरा पॉइंट आधा ही आ जाता है बड़ी तेजी से। आप क्योंकि माशाल्लाह आप बुर्दबार शख्सियत हैं, इस पे आपने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है कि हमारी फिंगर टिप्स पे आपके दलाइल हैं और आवाम बड़ी इंप्रेस है आपके इन दलाइल से, और आपके दलाइल की वजह से वो जेल में बैठे हुए डियाला में, जब वो बाहर निकलेंगे ना इमरान खान साहब वो और सबको माफ कर देंगे, मुसद्दिक मलिक साहब को माफ नहीं करेंगे, न इनको छोड़ेंगे, क्योंकि जितनी 190 मिलियन पाउंड मुसद्दिक मलिक साहब ने हमारे प्रोग्राम्स में बैठ के और प्रेस टॉक्स की हैं, लेकिन मुसद्दिक भाई उस वक्त मैं आपका भाई आपके साथ खड़ा हूँगा, क्योंकि हर मजलूम के साथ मैं खड़ा होता हूँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैं उस आपके साथ खड़ा हूँ। जवाब तो देने दे उनको। नहीं, उनको जवाब को है ही कोई नहीं सर इनके पास। जी देने जवाब को रह गया मुसद्दिक भाई। नहीं मैं तो आपने वैसे तो जिक्र कर दिया जेल जाने का। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब भी जेल में थे, मरियम नवाज साहिबा भी जेल में थी, शहबाज शरीफ साहब भी जेल में थे, हमजा शहबाज साहब भी जेल में थे, ख्वाजा आसिफ भी जेल में थे, ख्वाजा साद रफीक भी जेल में थे, एहसन इकबाल भी जेल में थे, माशाल्लाह मैं ये तो कह रहा हूं फिंगर टिप्स पे आपके, कामरान माइकल भी जेल में थे, कामरान माइकल जेल में थे, शायद तक मामला नहीं आया। सर इधर ही रोक दें इसको बस, अब आप मेरे नाम के पहले हर्फ तक आ गए। एक ब्रेक लेके मैं आपको आज की सबसे बड़ी खबर सुनाऊंगा, सबसे बड़ी खबर जो पता नहीं क्यों ओवरलुक हो गई, बिगेस्ट स्टोरी ऑफ द डे। ब्रेक लेते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर ये नहीं है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो रिटायर हो गए, जनरल साहिर शमशाद साहब, बहुत ज़बरदस्त काम किया उन्होंने अपनी पोस्ट पे। बड़ी खबर ये है कि ये 1973 से जो ओहदा बनाया गया था ये आज ख़त्म हो गया, और मैं इसमें बड़ा खुश हूँ, क्योंकि ये ओहदा वैसे कभी समझ ही नहीं आया क्यों है। अब है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, और वो जो है अब चीज़ों को देखेंगे लीडिंग मैनर में। कल तक इजाज़त।